बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन हम डिस्कस कर रहे थे। तो फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने चैनल प्रोटीन डिस्कस कर लिए कि चैनल प्रोटीन जो है तो इसमें वाटर के मूवमेंट के लिए जो चैनल्स होते हैं एक्वापोरिन हम उसे कहते हैं और गेटेड चैनल होते हैं, और यहाँ पे हमने इसकी कन्फ्यूजन को भी क्लियर किए। अच्छा, इस गेटेड चैनल्स इसमें कोई भी चेंज आ जाए, कोई भी नुकसान नॉर्मेलिटी आ जाए तो इससे बहुत बड़ा मसला क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कोई चेंज आ जाए सोडियम पोटेशियम के चैनल में, तो इससे नर्व्स और मसल्स के का फंक्शन जो है तो कम्प्लीट डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पे एक कंडीशन है सिस्टिक फिब्रोसिस जिसे कहते हैं, उसमें सोडियम और क्लोरीन का चैनल जो है तो वो डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन अराइज होती है जिसको हम सिस्टिक फिब्रोसिस कहते हैं, लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जाते। फेसिलिटेटेड डिफ्यूजन में दूसरे एक तो चैनल प्रोटीन, दूसरे को हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। तो कैरियर प्रोटीन जो है सो दे बाइंड विद सिंगल सल्यूट, ये सिंगल सल्यूट के साथ बाइंड होते हैं और सिंगल सल्यूट को ही सिर्फ कैरी करते हैं। इसी वजह से इसको हम यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंगल सल्यूट, सिर्फ एक ही सल्यूट को एट ए टाइम कैरी करता है। इसके जो है दो मेन टाइप्स है, एक ग्लूकोज है, दूसरा अमाइनो एसिड है। तो ये ग्लूकोज को और अमाइनो एसिड को ही ट्रांसपोर्ट करता है। ऑस्मोसिस बेस्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो इसमें 3 किस्म की कंडीशन है कि वाटर की जो मूवमेंट है तो उसके लिहाज से सेल और उसके सराउंडिंग में 3 किस्म की कंडीशन पाई जाती है। या तो ये आइसोटोनिक होगी, सेल के अंदर जितना वाटर है उतना ही उसके सराउंडिंग में भी होगा, उसकी कंसनट्रेशन सेम होगी, इसको हम आइसोटोनिक कहते हैं। अगर इनसाइड जो है सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो और बाहर जो है सल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो, सराउंडिंग में सल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो, तो उस कंडीशन को हम सेल के अंदर वाले को हम हाइपरटोनिक कहते हैं और बाहर वाली कंडीशन को हम हाइपोटोनिक कहते हैं कहेंगे। और हाइपोटोनिक कंडीशन अगर सेल के अंदर जो है सल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो और बाहर जो है सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो इस वजह से हम सेल के अंदर वाले इन्वायरमेंट को हम हाइपोटोनिक कहते हैं कहेंगे, और जो सराउंडिंग वाले कंडीशन है उसको हम हाइपरटोनिक कहेंगे। अच्छा, इसको एक्सपेरिमेंटली भी यहाँ पे शो किया गया है। अगर यहाँ पे एक बलून लाइक स्ट्रक्चर, यानी इसको अगर हम सेल कंसिडर करें तो इसका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है ये हाइपरटोनिक है, लेकिन जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है ये हाइपोटोनिक है। तो हाइपोटोनिक से वाटर जो है सल्यूट यहाँ पे बाहर जो है तो वो कम है और अंदर जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो वो ज़्यादा है। तो इस वजह से अंदर जो है हाइपोटोनिक है और जो एनवायरनमेंट है सराउंडिंग है ये हाइपोटोनिक है। तो वाटर जो है तो हाइपोटोनिक से हाइपोटोनिक की तरफ मूव करेगा, तो वाटर जो है तो अंदर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे इसकी अपोजिट कंडीशन सेल के अंदर जो है वो क्या है, वो हाइपोटोनिक है, और जो बाहर वाला बाहर जो कंडीशन है, ठीक है, तो हाइपरटोनिक है। तो डेफिनेटली बाहर जो है सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर क्वांटिटी कम, और यहाँ अंदर जो है सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, वाटर ज़्यादा है। तो यहाँ से वाटर जो है तो बाहर की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं ये श्रिंक हुआ है और ये स्वेलअप हुआ है। आइसोटोनिक की कंडीशन इस तरह है कि बाहर और अंदर दोनों की जो वो है कंसंट्रेशन है तो वो सेम है। इस वजह से बाहर और अंदर सिमिलर काइंड की मूवमेंट होती है, तो ना ही ये स्वेलअप होगा ना ही ये श्रिंक होगा। यहाँ पे उन्होंने आरबीसी की एग्जांपल लिए बॉडी में। आरबीसी को आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आरबीसी जो है आरबीसी इस तरह के सोल्यूशन में रख दिए जाएँ जो आरबीसी के लिहाज से वो हाइपोटोनिक हो, तो वहाँ से वाटर की मूवमेंट होगी आरबीसी के अंदर की तरफ, जिसकी वजह से क्या है ये स्वेलअप हुए हैं। अगर उन्हीं आरबीसी को आप इस तरह हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो इस आरबीसी से वाटर की मूवमेंट जो है तो आउटसाइड की तरफ होगी और आरबीसी जो है यहाँ पे श्रिंक हुए हैं। आरबीसी इस तरह के सोल्यूशन में रख दिए जाए जो आइसोटोनिक हो आरबीसी के लिहाज से, आरबीसी के इंटरनल लिहाज से, तो ये अपनी शेप मेंटेन रखेंगे और कोई वाटर की मूवमेंट जो है वो इनवर्ड और आउटवर्ड नहीं होगी। अगर होगी भी तो वो एक दूसरे को बैलेंस करेगी। इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें एनर्जी को यूज़ किया जाता है और इस एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी यूज़ होती है और इसी
एनर्जी के थ्रू वो मॉलिक्यूल्स को एक साइड से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं। इसकी दो टाइप्स, एक को हम प्राइमरी इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट कहते हैं, दूसरे को हम सेकेंडरी इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट कहते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट जो है तो वो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन ब्रेक डाउन एटीपी, जो चैनल होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट होती है, वो बजाते खुद एटीपी मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन करते हैं और उसी एनर्जी को वो खुद ही यूज़ करते हैं। जबकि दूसरे साइड पे सेकेंडरी इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट है, तो सेकेंडरी इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट एटीपी की ब्रेकडाउन खुद नहीं करता, दूसरी जगह पे एनर्जी जो है वो बिल्डअप होती है और उसी एनर्जी को ये यूज़ करता है, लेकिन खुद एटीपी की ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, प्राइमरी इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट की जो एग्जांपल है तो इसमें हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप है, इसके अलावा जो है सोडियम पोटाशियम पंप है, सोडियम क्लोरीन पंप है और कैल्शियम पंप है। जबकि यहाँ पे सेकेंडरी इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट में जो है इसमें दो टाइप्स है, एक को हम सेम पोर्ट इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट कहते हैं, दूसरे को हम एंटी पोर्ट ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सेम पोर्ट इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट वो है जिसमें जो दो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, या तो वो दोनों अंदर की तरफ मूव करेंगे या दोनों बाहर की तरफ मूव करेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। जबकि एंटीपोर्ट में दोनों की डायरेक्शन जो है, दो मॉलिक्यूल्स जो जिनकी ट्रांसपोर्ट वो है तो वो एक दूसरे के अगेंस्ट होगी, एंटीपोर्ट हम उसे कहते हैं। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में ये चीज़ है, या एक जो है तो अंदर की तरफ मूव करेगा, दूसरा जो है तो बाहर की तरफ मूव करेगा। अच्छा, हाइड्रोजन पंप जो है जिसको हम प्रोटॉन पंप भी कहते हैं, और ये प्राइमरी इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट में आता है और ये एनिमल में काफ़ी कम होता है। इसमें होता है क्या कि जो हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप है ये क्या करता है, एटीपी को यूज़ करता है, एडीपी में कन्वर्ट करता है, उसके साथ जब ये एक फास्फेट अटैच हो जाता है, एटीपी जो इसे डोनेट करता है और साथ में एनर्जी भी, तो इससे ये चैनल जो है ओपन होता है और वो हाइड्रोजन को पंप कर देता है। सिमिलरली सोडियम पोटाशियम पंप ये पंप भी क्या करता है, ये में एटीपी को यूज़ करता है, एडीपी में कन्वर्ट करता है और एक फास्फेट जब इसके साथ अटैच हो जाता है एटीपी वाला, तो ये चैनल ओपन होता है। 3 सोडियम को ये बाहर की तरफ पुश करता है और 2 पोटाशियम को ये अंदर की तरफ पुश कर देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा पॉजिटिव आउटसाइड की तरफ आ जाता है और नेगेटिव जो है यहाँ पे नीचे जो है तो वो आ जाता है, जिसकी वजह से, या नेगेटिव हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव बाहर और अंदर की तरफ इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको हम अगर वोल्टेज उसके साथ नापें तो ये -50 टू -200 मिली वोल्ट का डिफरेंस आ जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी कहते हैं। नर्व इम्पल्स में इसका ख़ास रोल है। कैल्शियम चैनल जो है तो सिमिलरली वही मैकेनिज्म ये भी यूज़ करता है, और यहाँ पे होता ये है कि कैल्शियम का जो चैनल है वो भी एटीपी को यूज़ करता है, और एटीपी यूज़ करने के बाद ये ओपन होता है, कैल्शियम को बाहर की तरफ पुश करता है, कुछ चैनल जो है तो इसको अंदर की तरफ पुश करते हैं। तो होता क्या है, साइटोप्लाज्म में कैल्शियम कंसनट्रेशन कम होती है बाहर पुश करने की वजह से, और जो अंदर की तरफ कैल्शियम पुश किया जाता है तो उसको वेसिकल में बंद किया जाता है, और ये वेसिकल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास चला जाता है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के साथ जब ये कंबाइन होते हैं तो उसमें जितने भी कैल्शियम होते हैं तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर उसको पुश कर दिया जाता है, जो कि बाद में यूज़ किया जाता है। मोस्टली ये नर्व साइनेप्सिस में ये चीज़ यूज़ होती है। और कैल्शियम, तो इस वजह से कैल्शियम जो है तो या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या गोल्गी बॉडीज़ में ज़्यादा होता है, या वेसिकल में ज़्यादा होता है, और या जो है सेल के बाहर ज़्यादा हो, लेकिन साइटोसोल में ये चीज़ बहुत कम होती है कैल्शियम। अच्छा, इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट जो है तो इसमें मेल दो सेकेंडरी इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट में दो हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, सेम पोर्ट एंटी पोर्ट। सेम पोर्ट को को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। इसमें जो सल्यूट डायरेक्शन है और ड्राइविंग आयन डायरेक्शन है वो दोनों सेम है, और ये ड्राइविंग आयन की एनर्जी ही को यूज़ करते हैं। एंटी पोर्ट में दोनों का डायरेक्शन जो है तो अपोजिट है। को ट्रांसपोर्ट में दोनों जो है या इन हो जाएंगे सल्यूट और ड्राइविंग आयन, या अंदर की तरफ जाएंगे या बाहर की तरफ आएंगे, और उस एंट्री पोर्ट में सल्यूट डायरेक्शन और ड्राइविंग आयन डायरेक्शन तो ये दोनों आपस में डिफरेंस अपोजिट होते हैं। सेम पोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ड्राइविंग आयन जो है तो वो हायर से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी वो डिफरेंस क्रिएट होते हैं। उसी डिफरेंस को जो इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट है तो वो यूज़ करते हैं, तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। जबकि एंटी पोर्ट में ड्राइविंग आयन की जो डायरेक्शन है वो इस तरह दूसरे आयन्स की अपोजिट होती है। तो ये एंटी पोर्ट और सेम पोर्ट में डिफरेंस है।